जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सब मेरे साथ इटली से मुनीब रशीद साहब हैं। मुनीब रशीद साहब माशाल्लाह एक अच्छे बंदे हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे तो आपके ज़हन में सवाल पहला होगा कि ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर जो है लोगों तक नजर आए। मैंने तो उन्हें ये भी कहा था, मैंने कहा मैं नाम भी बदल देता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं किसी की रिक्वेस्ट पे कर देता हूँ क्योंकि लोगों की दुश्मनदारी होती है या लोगों की बाज़ पर्सनल रीजंस होते हैं। बाज़ दो दो तीन तीन बीवियाँ होती हैं और मसले होते हैं। वो अब्बा जी ने उथे भी शादी की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने की हुई है, मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ। तो वो हम उसकी वजह से उस प्राइवेसी की हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो मैसेज पहुंचाना है आप लोगों तक, उनकी आइडेंटिटी बताना नहीं है। क्यों जी मुनीब साहब, एम आई राइट जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुनीब साहब जनाब वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ था, माशाल्लाह समझदारी पे मबनी पोर्टफोलियो था। मुनीब साहब की कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तकरीबन मैट्रिक के इक्विवेलेंट एजुकेशन है। और ये मेरी बात से 100% एग्री करते हैं कि अगर एक आदमी एवरेज इंटेलिजेंस के साथ रीजनेबल तरीके से पिक करे तो वो बड़े अच्छे स्टॉक पिक्स कर सकता है। एम आई राइट जी? जी बिल्कुल, ऐसी बात है। हाँ, इनका पोर्टफोलियो था, उसमें मैंने कुछ सजेशन ज़ाहिर है मैंने देनी थी, वो मैंने दी इनको। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वैसे इन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ था। उसके बाद मुनीब साहब को मैंने कहा ये माशाल्लाह माशी तौर पे अच्छे हैं, अक्लमंद हैं, यहाँ के निज़ाम को समझते हैं, अपनी मिसेज और फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं और प्योरली लीगल हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके मुकम्मल हैं और इनके पास नेशनैलिटी है। तो मैंने मुनीब साहब से दो बातें की। एक तो मैंने उनको स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ बताया कि इंडिया स्टॉक मार्केट से मैं आजकल लोगों को कंपैरिजन दे रहा हूँ कि इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो 1977 में एक टर्न उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आया, जब धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी लिस्ट कराई। उन्होंने वादा किया अपने शेयर होल्डर से कि वो उनको अच्छी रिटर्न्स देंगे और उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है उसको पूरा किया। और आज तक उनका बेटा उसी डगर पर चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट देते हैं और अपनी कंपनी अच्छी चला रहे हैं। सेकंड बंदा जिसको इतना पॉजिटिव नहीं मानते लोग, उसके स्कैम भी थे लेकिन वो बुलिश था, ओवरऑल पॉजिटिव माइंडेड आदमी था, हर्षद मेहता, 1992 में आया। तो इन दो लोगों ने लोगों को ये बताया कि ये एक बड़ा अच्छा काम है। आज उसका नतीजा ये निकला है कि एक स्वीपर जो है वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और एक सीईओ कंपनी का वो भी इन्वेस्ट करता है। कोई 25,000 से इन्वेस्ट करता है, कोई 25 करोड़ से इन्वेस्ट करता है, कोई 2.5 करोड़ से इन्वेस्ट करता है और कोई अरबों में इन्वेस्ट करता है। तो पहली बात तो ये कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए स्टॉक मार्केट उसकी बैकबोन होती है, लिहाजा आप लोग सरमायाकारी करनी सीखें, चाहे छोटी ही करें करें। मुनीब साहब ने बगैर मेरी गाइडेंस के ये काम किया है और ये इस काम को बेहतरीन काम करार देते हैं। आज इन्होंने मेरी गाइडेंस ली है। ठीक बात है मुनीब भाई, आपको फायदा हुआ कि नुकसान जी तो नहीं हुआ? 100%। जी 100% बिल्कुल ठीक बात बोली हालांकि आपने। इनकी कोई एक्सपर्टीज ऐसी इस काम में नहीं है, ठीक है। और इन्होंने अच्छा किया कि एक अच्छी साइजेबल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्होंने मशवरा ले लिया एक एक्सपर्ट से, तो वो डबल श्योर हो गया। अब इसके बाद मैं पाकिस्तान में दो तीन प्रॉन्ग्स पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहली जो स्टेज है वो है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको कि मुनीब साहब कामयाबी से क्वालिफाई कर चुके हैं। ये बिल्कुल अवेयर हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टेप 2 मैं लोगों को कहता हूँ पोर्टफोलियो बिल्डिंग, वो भी मुनीब साहब ने क्रॉस कर लिया है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी इनकी हुई है। स्टेप 3 मैं लोगों को कहता हूं कि आप अपनी कंपनी लिस्ट कराओ। आप जेम बोर्ड ने आपको 2.5 करोड़ पे कंपनी लिस्ट करवाने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, जो पहले हमारे जब हम यंग थे, आज से मैं 25 30 साल 35 साल पीछे जाऊं तो ये अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त सिर्फ 20 करोड़ में कंपनी लिस्ट होती थी और अगर मैं आज से 30 साल पहले 20 करोड़ की वैल्यू निकालूं तो तकरीबन 2-3 अरब रुपए आज के सिक्का राजुल वक्त बनता है, विच वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। सो दुनिया डेवलप की है, मार्केट्स डेवलप की हैं, जेम बोर्ड इज एन एक्सीलेंट थिंग टू स्टार्ट। उस पर मैंने मुनीब साहब को कहा कि आप यूरोप के अंदर हैं, बेशुमार पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं आज आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा वन बाय वन, कि जो आप वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं। असल पाकिस्तान का जो फुटबॉल है, उससे दुनिया का जो फुटबॉल का जो मैच खेला जाता है वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है। तो आपको मुनीब साहब बताएंगे कि वहाँ बेशुमार क्लब्स हैं स्कूल लेवल से लेके। एम आई राइट जी मुनीब साहब? जी बिल्कुल, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से आती हैं इधर। तो आप
फुटबॉल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है, वो इनकी पुलिस को जैकेटें जो हैं लेदर की वो पाकिस्तान से बना के देता है, उसका लेदर का बिजनेस है। शूज जाते हैं यहाँ से स्पेशल फौजियों के बन के जाते हैं, उनकी घोड़े जो लोग राइडिंग करते हैं उनकी वो जो हिस्सा होता है वो सारे का सारा चमड़े का वो यहाँ से जाता है, वो बना के वो जो डालते हैं। उसके बाद फ्रूट्स आपके बेहतरीन है, मैंगो मेरे बड़े जानने वाले लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में करते हैं। आपका सिट्रस बहुत अच्छा है, कीनू आपका बहुत आला है। आपकी जेनम डेनम जो है जीन्स प्रोडक्ट्स आपकी बहुत अच्छी हैं, यहाँ से जाती हैं। आपकी टी शर्ट्स यहाँ से जाती हैं, आपकी लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ से जाती हैं। और भाई पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ $3 पर डे पे सेमी स्किल्ड बंदा आपको मिल जाता है, इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो मुनीब साहब को मैंने मशवरा दिया है कि ये पाकिस्तान में ज़रूर कंपनी बनाएं, अच्छे पैसे ये कमाते हैं, 2.5 करोड़ रुपया इनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। अकेले नहीं तो 4-5 लोगों को साथ मिलाएं, अपने सप्लायर्स को साथ मिलाएं और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करें। अब एक्सपोर्ट के लिए नॉर्मली आजकल आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है अगर आपने ई कॉमर्स का काम करना हो। वो सारी वेबसाइट्स डेवलपमेंट, उनकी सारी मैनेजमेंट, यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार कंपनियां, आप अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी है ये काम करना चाहते हैं तो पीनट्स में मैनेजमेंट वो करके दे रहे हैं। 30-40 हज़ार रुपए से लेके 50 हज़ार रुपए, जो कि आपके 200 यूरो से नीचे 150 यूरो बनता है तकरीबन, ठीक है ना, 150 यूरो पर मंथ। 150 यूरो 100 यूरो की कोई औकात नहीं है वहां पे। मतलब मैं देख रहा था मुनीब भाई, जो अच्छा जी स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका जी। मंथली रेंटल कितना यूरो है किसी भी मेन शहर के अंदर? सर मेरे शहर में छोटे अपार्टमेंट का 1500-1600 यूरो नॉर्मली एक तो रेंट मिल ये जाता है। आप देखें कि 1600 यूरो का जो बंदा रेंट दे रहा है, जो वो जाहिर बात है, जो छोटा अपार्टमेंट है उसमें कोई जो है वो प्रेसिडेंट तो नहीं रहता होगा, उसमें कोई बंदा बिल्कुल। ऐसा ही रहता होगा जो या ऑड जॉब करता है या कोई बेचारा मतलब जो है बस दिहाड़ीदार ही है। तो अगर वो जी अफोर्ड करता है तो 150 यूरो वहाँ हर बंदा अफोर्ड करता है, एक वेबसाइट अपनी चलाने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, फेसबुक के ऊपर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। आप भाई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट वहां पे एक, अब इसके हमने स्टेप, मैंने 8 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। ये ग्लोबली मैं चाहूंगा पूरी दुनिया में लोग जो पाकिस्तानी हैं हमारे हैं वो इसको देखें वीडियो को और इस पे अमल करें और इसका फायदा उठाएं। मुझसे उन्हें मदद चाहिए, मोस्ट वेलकम, मेरे साथ सेशन रख सकते हैं लाइफ कोचिंग का, मेरे साथ फाइनेंशियल कोचिंग का सेशन रख सकते हैं, मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ। मेरे नंबर सामने है, 0309466240, 0336424234 व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट करें। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने प्रपोज कर दी ना आपको, सॉल्ट लैम्प प्रपोज कर दिया, आपको मैंने जीन्स कर दी, आपको मैंने स्वेट शर्ट्स कर दी, आपको मैंने लेदर प्रोडक्ट्स कर दी, आपको मैंने सर्जिकल की कर दी, आपको मैंने फुटबॉल कर दी, स्पोर्ट्स की कर दी। बाकी आप खुद भी आइडेंटिफाई वहाँ मार्केट में कर सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई की प्रोडक्ट, उसकी तस्वीर बनाई, उसकी कीमत ली, एक आधा पीस उसका उठा भी लिया। उसके बाद आपने उसको फीडबैक पीछे से ली, पोटेंशियल मार्जिन उसके अंदर कैलकुलेट किया कि ये मुझे मेरे दरवाजे पे क्या कॉस्ट करेगी। मिसल मैंने कोई ये माइक है, मैंने इसको चेक कर लिया कि मेरी ड्यूटियाँ शूटियाँ डाल के मेरे दरवाजे पे ये मुझे क्या कॉस्ट करेगा और कितने का ये बिक सकता है, बाजार में लोग कितने का खरीद रहे हैं। उससे आपको अपना मार्जिन मिल गया। उसके बाद एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है, जैसे आप 10 जीन का पैक भी मंगा सकते हैं, अपना पोटेंशियल चेक करने के लिए उसको बेच सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम वायबल क्वांटिटी आपने मंगवाई, उसको आपने ट्रायल रखा, ट्रायल के तौर पे उसको आपने सेल आउट किया। उसको सेल आउट करने के बाद आपको समझ आ गई कि चीज में पोटेंशियल है, ये बिकती है। स्टेप 6 के ऊपर आप करेंगे स्केल अप, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की उसको आप बढ़ाने के, पहले आपने 10 मंगाई तो इस बार 1000 मंगाएंगे, अगली बार 10,000 मंगाएंगे एंड सो ऑन, और आप उसको स्केल अप करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप कंपनी फॉर्मेशन करें, पाकिस्तान में अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, जिसके शेयर होल्डर कोशिश करें कि आपके सप्लायर आपके पार्टनर हो, और उसके साथ आप जिस मुल्क में भी यूरोप या अमेरिका गए हैं वहां से भी आप लोकल पार्टनर्स दें, जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो भी उसमें इन्वेस्ट करें, कंपनी बन जाए। और स्टेप नंबर 8, उस कंपनी का आप आईपीओ करेंगे। ठीक है, 2.5 करोड़ की कंपनी का आईपीओ हो सकता है। अब इसमें आप सेठ बन जाएंगे, आपकी एक बड़ी कंपनी होगी और ग्लोबली आप पार्टनरशिप्स उसमें बिल्ड कर सकते हैं, उसे 2.5 करोड़ से 2,500 करोड़ तक आप ले जा सकते हैं।
ये आपके हाथ में है। मैं इंडियंस को यही करते हुए देख रहा हूँ, चाइनीज को यही करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं बाहर के किसी मुल्क जाता हूँ तो होटल का मालिक इंडियन होता है और जो दरबान है वो पाकिस्तानी होता है। टैक्सी की कंपनी इंडियन की होती है और जो ड्राइवर है वो हमारे पठान भाई पाकिस्तानी होते हैं। और लिफ्ट ऑपरेटर, उसकी वजह मुनीब साहब से मैंने पूछी तो मुनीब साहब कहते हैं कि उनका टारगेट ही क्या, जी आपने जवाब दिया था? सर बेसिकली लोगों का टारगेट ही एक सैलरी होती है। सैलरी तक की वो अपना सोच रखते हैं, उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं। फिर जिस वजह से ट्रैप हो जाते हैं इसी में। देखिए, तरक्की शायद थोड़ी बहुत आप उस तरह कर भी जाएं, अपनी पूरी जिंदगी अपनी हड्डियां गला के शायद आप टैक्सी चला चला के अपनी जिंदगी को एक छोटे मोटे लेवल के ऊपर ले जाएं। लेकिन क्या ये यही वो मिशन है जो आपकी जिंदगी का मिशन है? इसीलिए आप मुल्क से बाहर गए हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप क्यों नहीं सोचते अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने मुल्क की ग्रोथ के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में? मेरे ख्याल से तो ये बातें बनती हैं, क्यों जी मुनीब साहब? हेलो। तो मेरा ये सवाल था कि आप क्यों नहीं सोचते अपने मुल्क को तरक्की देने के बारे में, अपने आप को तरक्की देने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, बजाय ये कि हम इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर और वो क्या कहते हैं लिफ्ट ऑपरेटर बन के रह जाएं? हम क्यों नहीं तरक्की करते जैसे दूसरे लोग करते हैं? तो ये कोई भी बंदा कर सकता है, इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आप लोग नहीं कर सकते। हर बंदा इसको कर सकता है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। इसको किया जा सकता है। और आप भी चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, आप भी चाहें तो मुल्क को ग्रो करा सकते हैं, आप भी चाहें तो अपनी कंपनियां बना सकते हैं। बाकी ये एक दो लोगों के हैं बगैर जाने मार्केट्स के बारे में कि जी ये फ्रॉड है, ये सट्टा है, ये है, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। दीज आर प्योरली बिजनेसेस। और मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि हर कंपनी के पीछे एक बिजनेस है, हर स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है। और उस बिजनेस का मालिक बनना आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आज हालात कंड्यूसिव हैं, अगर आज आप मालिक बन सकते हैं, तो आप मालिक क्यों नहीं बनते? क्यों अपने बिजनेसेस प्लान नहीं करते? क्यों आप बड़ा नहीं सोचते? फिर लोगों का अमूमन होता है जी क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इशू है। भाई मेरी कोशिश है कि आप अपने सप्लायर्स को अपना पार्टनर बना लें, उनकी इन्वेस्टमेंट करा लें अपनी कंपनी में। कि कंपनी पाकिस्तान में है, उसके शेयर पाकिस्तान में है, अगर आप उनको शेयर देते हैं, आप उनको डायरेक्टर बनाते हैं और आप बाहर बैठकर उनका माल बेचते हैं, तो वो और आप हिस्सेदार हैं। कौन हिस्सेदारी नहीं करना तो चाहेगा जिसका माल अच्छे लेवल पे बिक रहा है? और वो क्वालिटी भी फिर मॉनिटर करेगा जब उसको पता है कि ये क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है और मुझे फिर डैमेज पड़ेगा, और वो कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं, करने वाला चाहिए। क्यों जी मुनीब साहब, पॉसिबल है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हम सिर्फ यही आज आपको कहेंगे, फिर आपसे इजाज़त लेंगे कि अपनी कंपनियां बनाएं, ग्रो करें, आगे बढ़ें, मुल्क को तरक्की दें, खुद को तरक्की दें और पाकिस्तान को तरक्की दें। अब ये हमारे मुल्क को जो बर्बाद किया है प्रॉपर्टी डीलरों ने, और प्रॉपर्टी डीलरों को बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है। प्लॉट प्लॉट स्कीम, उसकी बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस हैं, मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अब ना तो आप चाइना से अंडर इनवॉइस कर पाएंगे क्योंकि डॉलर्स आपके पास नहीं है, डॉलर्स आपको चाहिए तो वो एक्सपोर्ट से बनेंगे ना। अब प्लॉटों ने बिकना है, वो प्लॉट गेम नहीं चलनी। यहाँ तो आप रियल स्टेट डेवलपर बने, डेवलप करें, और जितने हाउसेज, जितनी बिल्डिंग्स, जितने बिजनेसेस की जरूरत होगी सिर्फ उतने ही डेवलप करने का फायदा है, बाकी बिकेंगे नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि वापस आप लोग जागें और काम करें। 25 साल गुजर गए वो जिन्होंने सर्टेन रीजन की वजह से आपको इसके पीछे लगाया था, और ना ही अल्लाह रहम करे कोई जंगे होने का उम्मीद है कि आपको मुफ्त के डॉलर कहीं से मिलें और उससे फिर आपके जो डिसीजन मेकर हैं खुद बुर्द भी करें और आपको भी लॉलीपॉप देते रहें। तो अब एज अ नेशन हमें काम करना पड़ेगा। हम फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, तो हम फिफ्थ बिगेस्ट मार्केट क्यों नहीं, वो तो इंडिया है। तो ये सोचना है, इस गैप को कवर करना है। मैं यही बात अपनी रिपीटेडली लोगों को वीडियोस में बता चुका हूँ कि 60s के अंदर कोरिया का बड़ा बुरा हाल था, जापान का बड़ा बुरा हाल था जब हम गिरे उसके ऊपर, इंडिया का बड़ा बुरा हाल था। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बुरे हालात में थी। बांग्लादेश आज आपसे $9 बिलियन की एक्सपोर्ट उनकी गारमेंट्स की हो गई, जबकि कपास का एक टिंडा नहीं होता वहां पर। तो ये सोचने की बात है कि हम काम नहीं करते। जब तक हम काम नहीं करेंगे,
ब्लेम गेम नहीं छोड़ेंगे, हाँ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे तो तब तक बातें नहीं होंगी। काम भाईजान हम खुद नहीं करते, हम काम करें, कंपनियां लिस्ट कराएं, इंशाल्लाह आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। मुनीब साहब आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद फिर खुदा हाफिज करते हैं। बस हाँ, ये कहना चाहूँगा कि सबको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए। एक अच्छा बिजनेस है, और उसके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस में भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो सारी ज़िंदगी फिर नौकरी में बंदा गुजर जाता है। बस मैं उसी बात को तो दोबारा दैट्स इट। रिपीट करूंगा कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करो, फिर छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, फिर उसमें समझ बूझ रखो, और फिर आखिरी टारगेट हो कि आपका अपना शेयर लिस्ट हो। अब जिंदगी में कहाँ तक पहुंचते हैं ये अल्लाह को पता होता है। कोशिश करना, प्लान करना, इरादा बांधना, बड़ी सोच रखना, ये हर इंसान पर लाजिम है। मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं है, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर है। जो कुछ मेरे बस में है मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ और करता रहूंगा आखिरी दम तक, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इन सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।